हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर। सैम है हमारा थर्ड, कोड है हमारा 301 या 3001, एक्ट है हमारा मुस्लिम लॉ, और क्वेश्चन है हमारा नाबालिग कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबालिग नियम, ठीक है, मुस्लिम विधि के अनुसार, ठीक है। यह हमारा आज का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। अब से पहले मैं मुस्लिम लॉ के काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए करा चुका हूं। अगर जो बच्चे नए आए हैं या जिनको पता नहीं है और वीडियो कहां पर है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे मुस्लिम लॉ में आपके मुस्लिम लॉ के सभी को क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो आपके पेपर में 90% आने वाले हैं, ठीक है, 90% आने वाले हैं और यहां से बाहर पेपर नहीं जाने वाला है, ठीक है। ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको कितनी मदद मिल पा रही है, ठीक है। और मैंने एक चीज देखा है, बच्चे जो वीडियो को काट काट कर देख रहे हैं तो उनसे कहना है कि आप सिर्फ थ्योरी पे काम मत करो, बस रटने पे काम ना करो, थोड़ी चीज़ों को समझो। मैं जो चीज़ें कराता हूँ एक्सप्लेन करके कराता हूँ, अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने की। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करा करो, मैं दोबारा से उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है ना, आपके लिए। ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नाबालिग कौन है? नाबालिग कौन कहलाता है? सुन्नी और शिया कानून के अंतर्गत नाबालिग के शरीर के संरक्षण का हकदार कौन है? अब नाबालिग से बात आती है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, नाबालिग कौन होता है? अगर किसी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, माता पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, या माता की मृत्यु हो जाती है केवल, या केवल पिता की मृत्यु हो जाती है, उस समय उनकी जो संतान होती है या इनका आपस में क्या हो जाए, तलाक हो जाने पर बच्चे अकेले हो जाते हैं, अनाथ ही मान लो उन्हें एक टाइप से, तो उनकी देखरेख कौन करेगा? या तो माता पिता की मृत्यु हो जाए, या माता की एक, या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, या डाइवोर्स हो जाए। उस स्थिति में बच्चों की देखरेख कौन करेगा, उसके विषय में यह क्वेश्चन है, ठीक है। और यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर एमसीक्यूएस में कराइए, यानी विकल्प में भी हमें कुछ कराइए पेपर, ठीक है। तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूं, देखो थ्योरी में ही इतना बड़ा काम है मेरे पास कि एक क्वेश्चन को सेट करने में कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, फिर उसे अपलोड करने में, थंबनेल बनाने में, एक ही क्वेश्चन को रेडी करने में 8 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपकी अदर वीडियो पे भी काम करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, विकल्प में कराऊंगा, थ्योरी और सारी चीजें भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। और अभी मैं हाल ही में ठीक हुआ हूँ, इतना अच्छा मेरा अभी स्वास्थ्य भी नहीं है जो मैं ज़्यादा वर्क कर सकूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो मैं आपको करा रहा हूँ प्लीज़ अभी उतना ही कीजिए, ठीक है। बात करते हैं नाबालिग कौन है। नाबालिग को भारतीय कानून और मुस्लिम कानून दोनों में अलग अलग दिया गया है। देखो भारतीय कानून जो है हमारे संपूर्ण भारत में लागू होता है, लेकिन ये जो नाबालिग है ये थोड़ा धर्म से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एक मुस्लिमों के अनुसार भी नाबालिग को अलग बताया गया है। मुस्लिम विधि 15 वर्ष आयु, मतलब मुस्लिम विधि में जो नाबालिग की बात करी गई है वो 15 वर्ष से पहले पहले है, ठीक है। उसके बाद बालक बालिग हो जाता है, यानी 15 वर्ष। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 धारा 3 वर्ष 18, यहाँ पर 18 वर्ष का व्यक्ति बालिग हो जाता है, उससे पहले नाबालिग होता है। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण, न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक के संरक्षण में 21 वर्ष आयु हो।
न्यायालय के संरक्षण में जो व्यक्ति होता है उसकी जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करते हैं न्यायालय के संरक्षण में कौन व्यक्ति होते हैं। सपोज करो दोनों के मतलब दोनों ही माता पिता दोनों मर गए हैं और उनके ना दादा है ना दादी है, परिवार में कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। उस समय उस बच्चे का संरक्षण कौन करेगा? संरक्षक या संरक्षक कौन करेगा? ठीक है, तो उस समय सरकार यानी कोर्ट उनकी देखरेख करता है। कौन करता है? कोर्ट। तो कोर्ट के मुताबिक जो आयु होती है नाबालिग की, उस 21 वर्ष का बालिग होता है। उससे पहले क्या रहता है? नाबालिग। ठीक है, तीनों चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। यहाँ पे मुस्लिम विधि के अनुसार 15 वर्ष का बालिग होगा। भारतीय व्यक्षता अधिनियम 1875 धारा 3 18 वर्ष का, और कोर्ट ऑफ वार्ड के नियंत्रण के अनुसार 21 वर्ष। आगे चलते हैं। मुस्लिम विधि में 15 से 18 वर्ष का व्यक्ति विवाह, मेहर व तलाक हेतु स्वतंत्र होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम है और उसकी उम्र 15 से 18 के बिटवीन है, ठीक है, तो वो तलाक भी कर सकता है, शादी भी कर सकता है। ठीक है, और अन्य जो उसके नियम होते हैं जो मुस्लिम लॉ में, जहां पर बालिग व्यक्ति की जरूरत होती है, उन सभी कार्यों को वो कर सकता है। ठीक है, नाबालिग की संरक्षकता, हिजानत या मातृ संरक्षकता। हिजानत कहते हैं माँ के संरक्षण में पलने वाला बच्चा, देखरेख में रहने वाला बच्चा। नाबालिग की संरक्षकता, इसमें क्या होता है? 7 वर्ष से कम मुस्लिम बच्चे का संरक्षक हिजानत कहलाता है। अगर कोई बच्चा 7 वर्ष से कम उम्र का है और वो अपनी माता के पास रह रहा है तो उसे नाबालिग की संरक्षकता या हिजानत कहते हैं। ठीक है, या मातृ संरक्षकता कहते हैं। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं नाबालिग से, हिजानत से या मातृ संरक्षकता से। ठीक है, तो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट जो बताता रहता हूं, यहां से आपके 5-5 नंबर में क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सुन्नी विधि। सुन्नी विधि के अंतर्गत माता अपने पुत्र की 7 वर्ष तथा लड़की की बालिग होने तक, यहाँ पर बालिग लिख रहा है, होने तक संरक्षक होती है। सुन्नी विधि के अनुसार जब लड़का है और लड़का 7 वर्ष तक का नहीं हो जाता तब तक उसके संरक्षण में रहेगी, संरक्षण करेगी, और लड़की बालिग यानी 15 वर्ष तक, बालिग कब हो जाएगी? 15 वर्ष तक उसका क्या करेगी? संरक्षक करेगी। बच्चे के पिता द्वारा तलाक दिए जाने पर भी उसका यह अधिकार बना रहता है जब तक कि वह दूसरे व्यक्ति से विवाह न कर ले। यहाँ पर संरक्षण की बात आती है। संरक्षण कब तक रहता है? संरक्षण माँ के नियंत्रण में लड़के का 7 वर्ष, लड़की का बालिग होने तक। और मुस्लिम विधि में लड़की बालिग कब होती है? 15 वर्ष की बालिग होती है। ठीक है, 15 वर्ष की बालिग हो जाती है। अब बात आती है अगर तलाक हो गया है तब भी संरक्षण में रखेगी बच्चों को, या तब तक उसकी शादी कहीं दूसरी जगह नहीं होती है तब तक उसके संरक्षण में रहेंगे बच्चे। किसके? माँ के संरक्षण में। लड़का 7 वर्ष और लड़की 15 वर्ष तक या बालिग होने तक। और मुस्लिम विधि में एक चीज और है, लड़की बालिग कब से मानी जाती है? जब उसके मासिक धर्म स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट होने पर बालिग मानी जाती है। अगर मासिक धर्म नहीं आता है तो 15 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। माता की अनुपस्थिति में निम्न स्त्रियां संरक्षक होंगी। सपोज करो किसी की माता की मृत्यु हो जाती है, माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है, या माता की कहीं दूसरी जगह शादी हो जाती है और माता के अलावा उनके घर में और कोई देखरेख करने वाला व्यक्ति है और जो बच्चों की देखरेख कर सकता है, तो वो कौन व्यक्ति है जो देखरेख कर सकता है? उनको नियंत्रित किया गया है, उनको चिन्हित किया गया है
या तो माता की माता, ठीक है, माता की माता यानी नानी हो सकती है, या पिता की माता ये दादी हो सकती है। सगी बहन, माता की जो सगी बहन होती है मौसी हो सकती है। सौतेली बहन यानी कोई और सौतेली बहन हो सकती है माता की ही, या सहगोत्री बहन यानी माता के ही परिवार में से कोई बहन हो सकती है। सगी बहन की लड़की यानी मौसी की बेटी उन बच्चों की देखरेख कर सकती है। सौतेली बहन की लड़की यानी सौतेली बहन है और सौतेली बहन की कोई लड़की है वो देखरेख कर सकती है। सहगोत्री बहन की लड़की यानी परिवार में ही कोई बहन है और उस बहन की कोई लड़की है वो उन बच्चों की देखरेख कर सकती है। या भाभी यानी भाई की घरवाली देखरेख कर सकती है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं स्पेशल इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, या तो माता की माता यानी नानी हो सकती है, पिता की माता यानी दादी हो सकती है, सगी बहन मौसी हो सकती है, सौतेली बहन यानी माँ की ही। मुस्लिम विधि में क्या होता है, 4 शादी हो जाती थी, पिता 4 शादी कर लेता था। पिता ने कर रखी है 2 शादी, एक माँ दूसरी माँ। अब इसकी दूसरी जो माँ है इससे जो या तो ये भी देखरेख कर सकती है, या इसकी जो लड़की है यानी सहगोत्री बहन हो गई या सौतेली बहन हो गई इसकी पुत्री, ये देखरेख कर सकती है, ठीक है। ऐसे सहगोत्री बहन एक ही परिवार में से कोई बहन, सगी बहन की लड़की जो सगी बहन है और उसकी लड़की, सौतेली बहन की लड़की या सहगोत्री बहन की लड़की, या भाई की घरवाली यानी भाभी उनकी देखरेख कर सकती है। माता की अनुपस्थिति में पुरुष को संरक्षण, यदि इन सब में से कोई नहीं है, ठीक है, जो एग्जाम्पल यहाँ पे 9 दिए हैं, इनमें से कोई नहीं है और पुरुष को कोई संरक्षण देना चाहता है तो पुरुष में कौन संरक्षण ले सकता है, या तो पिता ले सकता है या पिता का पिता यानी दादा वो संरक्षण ले सकता है। संरक्षण भी उसी क्रम में होना चाहिए जिस क्रम में उत्तराधिकारी होते हैं। देखो यहाँ पर एक बात बोली है, संरक्षण उसी क्रम में हो जिस क्रम में उत्तराधिकारी हो। जैसे दादा है, दादा की संपत्ति आती है पिता को, पिता की संपत्ति आती है पुत्र को, पुत्र की संपत्ति आती है पुत्र को। अब देखो यहाँ पे क्या है, पुत्र होगा, दादा, पिता, पुत्र, पौत्र, ठीक है। इसी तरह से पीढ़ी चलती है, दादा हो गए, दादा का जो बेटा होगा वो क्या होगा, पिता बनेगा, पिता का जो लड़का होगा वो पुत्र होगा यानी स्वयं होगा, और पुत्र का जो अगली पीढ़ी होगी वो पुत्र होगी, ठीक है। इस प्रकार से जिस प्रकार से चैन चलती है उस प्रकार से ही यहाँ पे उत्तराधिकारी की चैन चलनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। संरक्षण भी उसी क्रम में होने चाहिए जिस क्रम में उत्तराधिकारी होते हैं, अन्यथा लड़की के संरक्षण के अधिकारी नहीं होंगे। संरक्षण उसी क्रम में हो जिस क्रम में उत्तराधिकारी होते हैं, नहीं तो लड़की का संरक्षण उन्हें नहीं दिया जाएगा। सिया विधि, सिया विधि के अंतर्गत लड़के की उम्र 2 वर्ष तथा लड़की की 7 वर्ष से कम आयु तक निम्न उत्तराधिकारी या निम्न अधिकारी संरक्षण होते हैं, ठीक है। सिया विधि के अंतर्गत यह बोला गया है कि अगर लड़का है तो 2 वर्ष तक और लड़की है तो 7 वर्ष तक किसी के संरक्षण में रहेंगी। अब बात आती है कौन से संरक्षण में रहेंगी, या तो माता उसकी मृत्यु के बाद, माता उसकी मृत्यु के बाद, पिता या पिता का पिता, या तो माता की मृत्यु हो जाए या पिता उसका संरक्षण लेगा या पिता का पिता संरक्षण लेगा। जब लड़के की उम्र 2 वर्ष और लड़की की उम्र 7 वर्ष होती है उसके बाद पिता संरक्षक होता है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद कौन संरक्षक होगा स्पष्ट नहीं है। देखो यहाँ पर बात क्या बोली गई है, किन्हीं भी परिस्थितियों में चाहे अच्छी हो या बुरी हो, सिया विधि में
अगर लड़का है तो 2 वर्ष तक अपनी माता के पास रहेगा ही रहेगा, और लड़की है तो 7 वर्ष तक अपनी माता के पास रहेगी ही रहेगी। अब इनमें दोनों में से 2 वर्ष का लड़का है और 7 वर्ष की लड़की है और माता की हो जाती है मृत्यु, तो पिता उन्हें अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि पिता पालन पोषण नहीं कर पाएगा। उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है, वो क्या है, ये वाला ऑप्शन, माता की माता, पिता की माता, सगी बहन, सहगोत्री बहन, सहगोत्री बहन, सहगोत्री बहन की लड़की, सौतेली बहन की लड़की, सहगोत्री बहन की लड़की और भाभी। माता की मृत्यु हो जाने पर और लड़का 2 वर्ष का है और लड़की 7 वर्ष की है तो इनके कब्जे में जाएगी। और ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इन सब में से भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो पिता के पास भी नहीं जाएगा। पिता से पहले कौन के पास जाएगा, दादा के पास, और पिता की भी डेथ हो गई है तो दादा के पास जाएगा, ठीक है। और पिता के पास कब आएगा, जब लड़का 2 वर्ष का हो जाएगा और लड़की 7 वर्ष कंप्लीट कर लेगी, उसके बाद ये पिता के पास आएंगे। यानी कि जब तक लड़का 2 वर्ष और लड़की 7 वर्ष की नहीं हो जाएगी, पिता की कस्टडी में नहीं आएंगे, देख रेख में नहीं आएंगे, ठीक है। जब लड़के की उम्र 2 वर्ष और लड़की की उम्र 7 वर्ष होती है, उसके बाद पिता संरक्षक होता है। उसके बाद पिता के हाथ में सारे अधिकार आ जाते हैं, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद कौन संरक्षक होगा स्पष्ट नहीं होता है। यहाँ पे स्पष्ट नहीं करा गया है कि अगर पिता की भी मृत्यु हो जाती है और लड़का 2 वर्ष का हो जाता है और लड़की 7 वर्ष की हो जाती है, उसके बाद कौन देख रेख करेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, ठीक है। वो फिर भावनाओं के आधार पर और सामाजिकता के आधार पर वो सारी चीजें चलती हैं। स्त्रियों की संरक्षता के लिए अयोग्यता। अब बात करते हैं, अब सपोज करो माता की मृत्यु हो जाती है, माता की मृत्यु, या इनमें से जो माताएं हैं, भाई ये तो माँ का ही दर्जा रहेगा ना, ये तो लेडीज हैं, सारी कौन है, सभी कौन है, लड़कियां हैं। इनमें से कोई भी, या माता की मृत्यु हो जाने पर, या माता किसी भी प्रकार से संरक्षण करने वाली जो महिलाएं हैं, उनमें से अगर निम्नलिखित कारण पाए जाते हैं, निम्नलिखित कमियां पाई जाती हैं, तो वो संरक्षण नहीं ले सकती हैं। किन परिस्थितियों में, अब बताते हैं। स्त्रियों की संरक्षता के लिए अयोग्यता। नाबालिग बच्चों के संरक्षण की जिम्मेदारी माँ या अन्य स्त्री की ही होती है, लेकिन माँ या अन्य औरत में निम्न दोष पाए जाए तो नाबालिग को अधिकारिणी नहीं होगी। नाबालिग की, यहाँ पे है, नाबालिग की अधिकारिणी नहीं होगी। या तो माता ही हो या माता की मृत्यु के बाद इनमें से कोई हो। अगर उनमें निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं तो वो संरक्षण में नहीं जा सकते बच्चे। जैसे परपुरुष गमन, यानी अपने पति के होते हुए दूसरे पति के साथ संबंध बनाती है, या पेशेवर गाने वे बजाने वाली, यानी पैसे लेकर गाना गाने जाती है या बजाने जाती है। देखो, एक तो गाना गाना होता है अच्छे वे में, एक होता है गलत वे में, सही है। अब वो जा रही है गाना गाने, लेकिन वहां पे वो गलत कार्य कर रही है, जा रही है बजाने तो वहां पे गलत कार्य कर रही है, तो ऐसी महिलाओं को संरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो रहेंगी अपनी वेश्यावृत्ति में, परपुरुष गमन में, ऐश मौज में, और बच्चों की देखरेख कौन करेगा, ठीक है। दूसरा, जो बच्चों की देखभाल में असमर्थ हो, जो बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती, और ऐसी कोई महिला बच्चों की देखभाल कर नहीं सकती है जो परपुरुष गमन हो, यानी पराय पुरुष से लगी हुई हो, वेश्यावृत्ति, अपने शरीर का धंधा करती हो, या पेशेवर यानी गाने बजाने वाली हो, ठीक है। तो इन टाइप की महिलाओं को संरक्षण नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अब नाबालिग की संरक्षिता। मुस्लिम विधि में नाबालिग की संरक्षिता को 3 भागों में बांटा गया है। अब संरक्षण कौन कौन से भाग में है, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, और यहां से भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। 10 नंबर में बहुत ज्यादा बार आता है, और क्वेश्चन 5 में भी काफी बार यहां से पूछा जा सकता है, आता है, और आपसे पूछा जा सकता है, और काफी बार आता भी है कि नाबालिग की संरक्षिता
किन आधारों पर की जा सकती है। तो वो कौन कौन से आधार हैं, कौन कौन से भाग हैं, वो देखते हैं। नंबर 1, कानूनी या प्राकृतिक संरक्षण। दूसरा है न्यायालय द्वारा नियुक्ति। तीसरा है वस्तुतः संरक्षण। आगे समझते हैं इन्हें। कानूनी संरक्षण। कानूनी संरक्षक पिता, देखो जो कानून के नजरिए से होते हैं। कानूनी संरक्षण जो कानून के दायरे में जो सही है, पिता या पिता के वसीयतनामे द्वारा नियुक्त निष्पादक, जिसको पिता ने वसीयत द्वारा निष्पादक किया है, वो उसका संरक्षक होगा। पिता का पिता यानी दादा, या पिता के वसीयतनामे द्वारा नियुक्त निष्पादक, यानी पिता ने जिसको वसीयत दी है, जिसको संरक्षण में दिया है, वो रहेगा, या दादा ने जिसको अपनी संपत्ति संरक्षण में दी है, वो उसका संरक्षक होगा। मुस्लिम विधि के अंतर्गत नाबालिग का संरक्षक नाबालिग की अचल संपत्ति को नहीं बेच सकता। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब सपोज करो पिता ने अपनी संपत्ति किसी के संरक्षण में दे रखी है, तो उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके जो बच्चे हैं उसी के संरक्षण में जाएंगे, जो भूमि की देखरेख कर रहा है। उसी प्रकार दादा ने अपनी जो संपत्ति है उसकी देखरेख के लिए कोई व्यक्ति रखा हुआ है, तो उस बच्चे की देखरेख भी वही व्यक्ति करेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो दादा ने या पिता ने जो संपत्ति संरक्षक को दी है, निष्पादक को दी है, उसकी देखरेख करने वाले को दी है, तो वहां पर वो जमीन को बेच नहीं सकता है। ठीक है, बेच नहीं सकता है, बशर्ते चाहे वो नाबालिग की रक्षा ही कर रहा हो। उसके निम्नलिखित कारण हैं, वो किन कारणों से बेच सकता है, उसे आगे हम पढ़ेंगे। विभिन्न कारणों में संरक्षक नाबालिग की संपत्ति को बेच सकता है। देखो अभी हमने बात कही थी, जो संरक्षक है, अब सपोज करो कोई नाबालिग है, उसका संरक्षक एक निष्पादक को पहुंच गया, संरक्षक कर्ता को पहुंच गया, और उसने क्या बोला कि अब तो दो वर्ष और 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, या 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, या नाबालिग हैं, अब इनकी जो संपत्ति है इसको बेचना स्टार्ट कर दो, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, किन कारणों में वो ऐसा कर सकता है, वो कारण दिए गए हैं। नंबर 1, नाबालिग को संपत्ति देने वाले की मृत्यु के बाद उसके कर्ज को चुकाने के लिए। अब सपोज करो जिसको संरक्षण दिया है कि भाई संपत्ति आपने ले रखी है, तो उनके जो बच्चे हैं उनकी देखरेख आप करो, और उसका एक नियम ये था कि आप संपत्ति बेच नहीं सकते हो। लेकिन जब उसका पिता या दादा मरा था तो उनके ऊपर कर्ज था। अब नाबालिग बच्चे का एक तो संरक्षण कर रहा है, और प्लस उनके जो कर्जिया जो आ रहे हैं कर्ज लेने के लिए, उन्हें कैसे चुकाए, तो वहां पर उनके कर्ज को चुकाने के लिए वो संपत्ति को बेच सकता है। ठीक है, नाबालिग के माता पिता पे या दादा दादी पे जो कर्ज था उसे चुकाने के लिए संरक्षक संपत्ति बेच सकता है, और उतनी ही संपत्ति बेच सकता है जितने से उसका कर्ज चुकाया जा सके। दूसरा, जीविका हेतु दूसरा साधन ना होने पर। अब सपोज करो पिता या दादा दादी एक घर छोड़कर गए, और उस घर को कोई अन्य व्यक्ति देख रहा है, और उसके बच्चों की देखरेख भी वही कर रहा है। अब उसके पास घर ही घर है, उसके खाने की व्यवस्था कहाँ से होगी, तो उसके समय उस कारण से निपटने के लिए उस घर का कुछ हिस्सा या भूमि का थोड़ा सा भाग वो बेच सकता है, या उसके पालन पोषण के लिए उस घर को बेच सकता है। ठीक है, संपत्ति का दाम 2 गुना मिले। अब सपोज करो एक तो उसका भरण पोषण कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, संपत्ति है 10 लाख की और उसे मिल रहे हैं 20 लाख, और बच्चे को इतनी समझ नहीं है उस वक्त का फायदा कैसे उठाया जाए, तो वो जो संरक्षक है वो संपत्ति को बेच सकता है, और उस संपत्ति से जो डबल मुनाफा हो रहा है या तो बच्चे के नाम करे, या बच्चे के बालिग होने तक उसकी देखभाल करे। सही है, संपत्ति का खर्च अदायगी से अधिक हो। अब सपोज करो कोई घर था, घर का बिल इतना आ जाता है कि उनके जो
आय का जो साधन है उससे ज्यादा आ रहा है। अब इनकम है घरों में, घर के अंदर जो दुकान है उनकी जो इनकम है वो है 10,000, और जो उनका जो खर्चा है, जो बिजली का बिल है, वो हो रहा है 20,000। तो ऐसी स्थिति में उस घर के खर्च को निकालना, बिजली का, गैस का, पानी का, अन्य और खर्चे, उनका खर्चा ज्यादा हो रहा है, प्लस बच्चे के भरण पोषण का खर्चा ज्यादा हो रहा है, और जो आय का साधन है वो बहुत कम है। आय हो रही है 10,000 और खर्चा हो रहा है 20,000। तो उस स्थिति में वो व्यक्ति जो संरक्षक है उस स्थिति में भूमि को बेच सकता है। संपत्ति नष्ट हो रही हो, जैसे घर है या कोई फसल है या कोई वृक्ष है जहां से उन्हें इनकी आय हो रही हो, जैसे सेब का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, या कोई अन्य संपत्ति हो जिसका ह्रास हो रहा हो, जिसके संपत्ति को नष्ट होने की संभावना हो, तो ऐसी संपत्ति को भी वो बेच सकता है। संपत्ति हड़पने के बाद उचित मूल्य न मिलने पर, उन्हें ऐसा लग रहा हो कि कोई व्यक्ति इस संपत्ति को हड़प लेगा और उसका जो उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तो उस स्थिति में भी वो उसको बेच सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इन पॉइंटों पे आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं, और उम्मीद करता हूं आप इन्हें अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, इन्हें अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, और यहां से क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, और क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक, नाबालिग की देखभाल और सुरक्षा के लिए संरक्षक नियुक्त करने का कर्तव्य न्यायाधीश पर आता है। न्यायालय चाचा के स्थान पर मां को संरक्षक बना सकता है। ऐसा करते समय, यहाँ पे देखो करते कर लेना है, करता हो रहा है। ठीक है, ऐसा करते समय न्यायालय पिता की इच्छा और नाबालिग के हितों को ध्यान में रखते हैं। अगर कोई चीज कोर्ट के अंदर पहुंच जाती है, या कोर्ट न्यायालय अपने विवेक के अनुसार अगर किसी को संरक्षक प्रदान करना चाहता है, तो वो चाचा को कर सकता है। चाचा के स्थान पर मां को भी संरक्षक दे सकता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है यहाँ पे, ऐसा करते समय न्यायालय पिता की इच्छा और नाबालिग के हितों को ध्यान में रखते हैं। अब बालक की सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है, और पिता की भावनाओं को भी देखता है। उन सभी का संबंध देखते हुए, उन सभी का प्यार देखते हुए, अब पिता का पुत्र के प्रति इतना अच्छा लगाव नहीं है, लेकिन चाचा के प्रति बहुत अच्छा संबंध है, लगाव है, तो चाचा को सौंपेगा नाबालिग की कस्टडी, या उसकी मां को सौंपेगा। अगर मां भी अच्छी नहीं है तो दादा को या दादी को। इस प्रकार से जहां पर न्यायालय का विवेक है, जहां न्यायालय उचित समझेगा, वो अपने विवेक के आधार पर बच्चे का संरक्षण सौंपेगा। ठीक है, न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक की नियुक्ति, संरक्षक न्यायालय की अनुमति के न अंतरित कर सकता है, न बंधक रख सकता है, न भारित कर सकता है। संपत्ति को 5 वर्षों से अधिक अवधि या 1 वर्ष बाद बालिग होने के समय संपत्ति पट्टे पर नहीं दे सकता है, वरना सभी कार्रवाई करार शून्य होंगे। ऐसा तभी कर सकता है जब नाबालिग के लिए जरूरी हो। देखो, इस चीज को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज करो न्यायालय ने किसी व्यक्ति को बच्चों का संरक्षण दे दिया, और संरक्षण के साथ साथ जो बच्चों की संपत्ति थी वो भी उसके संरक्षण में दे दी। अब वो व्यक्ति जो है उन बच्चों के भरण पोषण के लिए, पालन के लिए जो उनकी संपत्ति थी, अगर खेत है उन्हें पट्टे पर देता है, तो पट्टे पर उसे सिर्फ 5 वर्ष के लिए दे सकता है, या भूमि को तब तक के लिए दे सकता है जब तक बच्चे बालिग होते हैं। ठीक है, अब सपोज करो बच्चे हैं 13 वर्ष के, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, बालिग हो जाएंगे, 15वें साल में बालिग हो जाएंगे, तो 2 वर्ष हैं, 14 और 15, तो उन 2 वर्षों के लिए दे सकता है। यहाँ 3 वर्षों के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि 14 और 15 यानी 2 साल बाद बच्चे क्या हो जाएंगे, बालिग हो जाएंगे। यानी कि जो उन्हें पट्टे पर दी जाने वाली जो भूमि है उसे
तब तक दे सकता है जब तक बालिग हो। दूसरा, ना तो उस संपत्ति को कम कर सकता है, ना संपत्ति को बेच सकता है, ना संपत्ति को कहीं गिरवी रख सकता है, और ना ही संपत्ति को अपने इस्तेमाल के लिए, अपने लाभ के लिए यूज कर सकता है। यहाँ पर इस प्रकार का भी कोई कार्य नहीं कर सकता, वरना सभी कार्य व करार शून्य होंगे। वो ऐसा तभी कर सकता है जब नाबालिग के लिए जरूरी हो। ना तो संपत्ति को बेचेगा, ना कहीं से कोई करार करेगा, ना अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेगा, ना किसी को पट्टे पे देगा। अगर पट्टे पे देगा तो 5 वर्ष के लिए या बच्चे बालिग होने से पहले पहले तक, ठीक है। अगर इनमें से कोई अन्य कारण करता है तो जो उनकी सुरक्षा है का जो जिम्मा उसे दिया गया है न्यायालय द्वारा, वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक होता है वस्तुता संरक्षक। ऐसा व्यक्ति जो न कानूनी संरक्षक है और न न्यायालय द्वारा ही संरक्षक है, जिसने स्वेच्छा से ही नाबालिग के शरीर और संपत्ति का भार स्वीकार कर लिया है, वह नाबालिग के शरीर और संपत्ति का संरक्षक होता है। यानी कोई व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर, अपनी भावनाओं के आधार पर या बच्चों के प्यार को लेते हुए स्वयं ये कहता है कि इनका जो पालन पोषण है, भरण पोषण है, मैं स्वयं करूंगा और इनकी देखरेख मैं करूंगा, तो उसे वस्तुतः संरक्षक कहा जाता है। और अगर वो कोई लालच के अंतर्गत कर रहा है तो वो ऐसा संरक्षक का जो करार है वो जहां पता चलेगा कि अब ये लालच दिखा रहा है तो वहीं रद्द कर दिया जाएगा। वरना जो अगर अपनी सहमति से अगर उनका भरण पोषण, पालन और संरक्षण कर रहा है, उसे वस्तुतः संरक्षण कहा जाता है। अतः वस्तुतः संरक्षक स्वयं द्वारा, यहाँ पे अंकित दे, अतः वस्तुतः संरक्षक स्वयं द्वारा नियुक्त किया हुआ संरक्षक है। यह परिस्थिति निरंतर व्यवहार द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, न कि किसी नाबालिग को कुछ समय तक अपने पास रखने से। देखो यहाँ पर बात ये बोल रहा है कि जो संरक्षक है, ऐसा नहीं है उसने बच्चे को 2 महीने, 1 वर्ष, 4 महीने के लिए, 4 वर्ष के लिए ले लिया, यानी उसे कुछ समय के लिए उसका भरण पोषण या संरक्षक करा और उसके बाद उसने उसे छोड़ दिया। ऐसा नहीं कर सकता है। वो निरंतरता उसका संरक्षक और भरण पोषण, उसकी देखभाल करने वाला होना चाहिए, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वो लगातार बच्चे का पालन पोषण करे जब तक वो बालिग नहीं हो जाता है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार न्यायालय के बिना नियुक्त संरक्षक द्वारा अचल संपत्ति का किया हुआ अन्य संक्रमक पूर्ण रूपेण शून्य होता है। अगर कोई व्यक्ति है और जो बिना न्यायालय के उस व्यक्ति का जो संरक्षक बन रहा है, उस बच्चे का संरक्षक बन रहा है, तो वो संपत्ति का कुछ भी अदल बदल बेच नहीं सकता है। चाहे वो संपत्ति अचल हो या चल हो, उसका वो व्यापार, सौदा, करार नहीं कर सकता है। नहीं तो ऐसे जो करार हैं वो पूर्ण रूपेण शून्य होंगे। उम्मीद करता हूं ये जो नाबालिग वाला क्वेश्चन है, नाबालिग कौन है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 20 नंबर, 10 नंबर और 5 नंबर में आता है और ज्यादातर ये 10 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप और फ्रेंडों में शेयर करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।